आपका आएगा, ठीक है। यानी ऑन एवरी राइट क्वेश्चन यू आर गेटिंग व्हाट 0.83 मार्क्स, ठीक। एंड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन अगर गलत करके आते हो तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज अराउंड 1/3 ऑफ दी 0.83, ठीक है। इसका 1/3 है आपका, तो अराउंड अगर मैं राउंड फिगर में लूँ तो 0.27 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये बात पहले से कैलकुलेट की थी आपने खुद सरकार? डिड यू कैलकुलेट दिस फैक्ट कि किस तरीके से आपका पॉजिटिव में कितना है? 0.83 पॉजिटिव है करेक्ट आंसर, एंड नेगेटिव आपका 0.27। तो ये स्ट्रेटेजी बना के दी थी पिछली बार पेपर। अच्छा, ठीक, बढ़िया। तो नौशीन आपका कनेक्शन बार बार क्यों कट रहा है? नेट प्रॉब्लम है क्या आपको? सर आई डोंट, ऐसे कभी होता तो नहीं है नेट प्रॉब्लम, आई डोंट नो क्यों हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो अभी तक हम इनिशियल स्टेज में डिस्कस कर रहे थे, आज पहले डिस्कस कर लो फिर इनिशियल शुरुआत करेंगे कि आपका टोटल क्वेश्चन 120 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, और आफ्टर एवरी मतलब करेक्ट आंसर देने पे आपको 0.83 मार्क्स मिलते हैं और गलत देने पे -27 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है जितनी भी एस्पिरेंट्स है उनको तय करनी होती है कि आउट ऑफ द टोटल 120 क्वेश्चंस कितने आप अटेंड कर सकते हो। अब अगर हम आपका सिलेबस देखें तो दैट दिस सिलेबस हैज बीन गिवन इन योर यूपीएससी नोटिफिकेशन। इस साल के नोटिफिकेशन में भी बिल्कुल इसी तरीके का आपका सिलेबस दिया गया है कि बस सीधे से लिखा है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल एंड नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, फोर्थ इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स, सिक्स आपका जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट यानी कि जनरल साइंस, और सेवेंथ आपका जनरल साइंस। तो इसी को मैंने थोड़ा सा डिकोड किया है सिंपल लैंग्वेज में कि स्टेप वाइज तरीके से आप लोग को थोड़ी सी आसानी हो पढ़ने में। तो देखो, हिस्ट्री के 3 पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको पहला दिख रहा है, पहला पार्ट आपका जो है वो मॉडर्न इंडिया है, यानी कि आउट ऑफ जो आपके 120 क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, लास्ट 2 साल का भी देखो आप, तो लगभग मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। आउट ऑफ 120 जो है मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आए हैं, देन उसके बाद एंशियंट इंडिया से आए हैं, और देन आपका मिडिल इंडिया से आए। अगर मैं इन दोनों का भी एक साथ बल्क लूं, एंशियंट इंडिया और मिडिल इंडिया का, तो लगभग 2 to 5 क्वेश्चन है। और मॉडर्न इंडिया का लगभग जो है आपका मान के चलो 4 to 7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से हैं। तो मॉडर्न इंडिया का जो वेटेज है वो ज्यादा है हिस्ट्री में एज कंपेयर टू एंशियंट एंड मेडिवल के मुकाबले। क्लियर है दोनों को? गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहला मैं आप लोग को जो खत्म कराऊंगा वो मॉडर्न इंडिया खत्म कराऊंगा, एंड देन उसके बाद सेकंड एंशियंट और मिडिवल के जो मेजर मेजर फैक्ट्स हैं वो हम लोग को करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एंशियंट इंडिया जो होता है उसमें हम लोग क्या मेजर फैक्ट ली, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं वैदिक पीरियड हो गया, देन उसके बाद मेनली क्वेश्चन मौर्यन एम्पायर से आते हैं, एंड देन मौर्यन एम्पायर के बाद मेनली क्वेश्चंस आपके गुप्ता पीरियड से आते हैं, ठीक है। ऐसे तो एंशियंट इंडिया बहुत बड़ा है, अगर आप बहुत सारी चीजें उसमें कवर अप करो। मिडिल इंडिया में भी हम लोग 2 चीजों पे ज्यादा वेटेज देते हैं। एक आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। सरकार आपको तो आ रहा है कंटिन्यू में कनेक्शन ना? दिल्ली सल्तनत। यस एंड सर। दूसरा जो यस। आपका है मुगल पीरियड, ठीक है। दूसरा आपका मुगल पीरियड है मिडिल इंडिया का। इसमें भी अगर मैं वेटेज की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखा है आपके, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो मुगल से ज्यादा है और दिल्ली से थोड़ा कम है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखो क्या क्या पढ़ते हैं। इन दिल्ली सल्तनत वी स्टडी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, ठीक है। वो आपका दिल्ली सल्तनत है। तो मैं आप लोग को ये करूंगा कि एंशियंट और मिडिवल के जो बहुत सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सीधे हम लोग उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर 2 to 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम इस पे देना इतना समझदारी नहीं है जितना हम ज्यादा टाइम किस पे दे सकते हैं, मॉडर्न इंडिया पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्ट्री के जो 3 पोर्शंस हैं वी विल कवर इट। देन ज्योग्राफी की अगर बात रही तो इसमें आई थिंक कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। आपके जियोलॉजी में क्लाइमेटोलॉजी होगा, आपने पढ़ा होगा, जियोमॉर्फोलॉजी होगा वो आपने पढ़ा होगा, और ओशनोग्राफी होगा वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। सरकार पहले आप बताना मुझे, ये आप अपनी जियोलॉजी की तैयारी कहाँ से कर रहे हो सब्जेक्ट्स की? पर्सनली कहीं से कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ऐप से पढ़ रहे हो, या आपके स्टेट में कोई है जिससे पढ़ रहे हो आप? हाँ सरकार। अच्छा, पर्सनली, ठीक है। और मुमताज आपका कहाँ से है रोशी? आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो? सर, सर मैं तो सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, ठीक ठीक।
नहीं, वो मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों का कंसर्न है कैसे पढ़ते हो। अच्छा, तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैं फिर आप लोग को जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आप लोग के अपने सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। ओशनोग्राफी जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लाइमेटोलॉजी है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं आपके फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, जैसे करंट्स के बारे में पूछ लेते हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, हम अपना जीएस का क्वेश्चन देते हैं। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट आपकी जियोलॉजी में नहीं है, जितना मुझे ध्यान है अभी आ रहा है, कोई भी पार्ट आपका नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके जो जियोलॉजी है उसमें आपका कोई भी पार्ट इसका नहीं है, यानी कि इसको भी अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी को। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, उनको हम लोग को कवर अप करेंगे। ठीक। उसके बाद आपका ये पॉलिटी का पार्ट आता है, जिसको आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। ये इसमें अच्छे खासे मैंने देखा है 8 to 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। देन उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स को जो है वो हम करंट अफेयर्स से लेके चलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो जो मेजर मेजर जॉइंट वेंचर्स हुए हैं या जो आपका बजट है उसको लेके करेंगे, और थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी हम लोग जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स में देख लेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, या रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। जो मेजर मेजर चीजें हैं वो हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। देन आपका जूलॉजी और बॉटनी, ये आपका क्लास जो है 12 तक का मैंने आपके यहाँ स्टैंडर्ड देखा है। 12 तक का जूलॉजी स्टैंडर्ड रखा है उन्होंने, और क्लास 12 तक का ही बॉटनी का स्टैंडर्ड रखा है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो इन्वायरमेंट है, ये पूरा आपका बीएससी लेवल का है। इन्वायरमेंट में उन्होंने कुछ ऐसा मतलब लीनियंसी नहीं कर रखी है कि बहुत लो लेवल का इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे, बहुत हाई लेवल के उन्होंने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। उसके बाद अच्छा खासा, मैं अभी काउंट कर रहा था, अभी मैं वो एक डाटा रखने वाला था पर मैं रख नहीं पाया। अच्छा खासा लगभग 15 से लेकर 18 क्वेश्चन जो है आप देखिए फिजिक्स के आए। और फिजिक्स के जो ये क्वेश्चन है वो क्लास 10th की बुक से हैं, सारे के सारे। ठीक है। तो एक तो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, क्लास 10th की, वो पढ़ना शुरू करो फिजिक्स की। आपको डाउनलोड भी हो जाएगी, फ्री में गूगल में अवेलेबल है। और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। इसको मैं जब कराऊंगा अपने लेवल से, इट विल टेक अराउंड 10 days। 10 days के अंदर, 8 to 10 days के अंदर मैं पूरी आप लोगों को फिजिक्स करा दूंगा। इसकी स्लाइड्स बना रखी हैं, वो मैं सारी करा दूंगा। और कराने के साथ साथ जो है उसके जो मेन मेन फैक्ट्स हैं, की फैक्ट्स हैं, वो आपको मैं लिखा दूंगा। इसी तरीके से जो आपकी केमिस्ट्री है, वो भी मैं देख रहा था लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन है। ये भी आपके क्लास 10th के लेवल के। ठीक है, और ये भी किसका बेस होगा, आपका एनसीईआरटी का बेस होगा। ठीक। देन उसके बाद ये आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ये तीनों जो हैं आपके, दैट इज सिमिलर, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन किससे पूछेंगे, करंट अफेयर्स से लेकर। स्पेस साइंस का भी क्या पूछेंगे, करंट अफेयर्स से लेकर। ठीक है। देन उसके बाद आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो आप ये मान के चलना कि 2014 से लेकर अभी 2021 तक के जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, स्पेशली आपके जो मोदी के कार्यकाल, जो मोदी के टाइम पीरियड के दौरान जो आपके चले हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमने पढ़ने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना है, ऐसे तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर हम लोग पढ़ना बैठे तो इट विल मोर देन 100। तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 100 गवर्नमेंट पॉलिसी आप पढ़ पाओ। मेजर तौर पे हमने 2014 से 2022 तक वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को पढ़ना है जिसमें फ्लैगशिप प्रोग्राम को इनको डिक्लेयर किया गया। अब फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या हो गए, यानी कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बहुत मास लेवल पे परफॉर्म की जा रही हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो आपसे पूछ लेंगे कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी कब शुरू हुई थी, इसमें कितना बजट है, और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या। ठीक है, ये चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो यानी कि, और मिसलेनियस फिर जीएस का मिसलेनियस होता है। तो आप मान चलते हो कि आपका जो जनरल स्टडीज है, जो आपके 120 क्वेश्चन है, वो आपके टोटल ये 18 टॉपिक से आपके मिलाकर आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया दोनों को, उदय, उजय और नौशीन, यस सर। इतना? ठीक है, उजय अपना समझ में आ गया इतना? तो ये इतना लंबा आपका देखो सिलेबस है। अभी आप लोग का जो पेपर है वो फेब में है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ द फेब है आपका पेपर। और हम लोग के, मैं 90 डेज का ये एक वो बना के चल रहा हूँ, 90 डेज का एक मैंने टारगेट बना के चल रहा है। उससे पहले खत्म हो जाए तो अच्छा है। हो सकता है कि 80 डेज में खत्म कर दूं, 70 डेज में खत्म कर दूं। और थोड़ा प्लस पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ कि 10 डेज भी ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि हम लेके चल रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि दिसंबर के एंड तक मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका जो सारा सिलेबस है वो आपका खत्म हो जाए। अच्छा, एक मैंने मैगजीन शेयर की थी ऐप पर, वो देखी थी आप लोगों ने?
नौशीन आपने देखी थी वो मैगजीन, कुछ मैंने शेयर की थी, इमेज देखी थी उसकी आप लोगों ने? हाँ, क्या बोल रहे थे नौशीन? एक एक ल्यूसेंट की थी, और एक मैंने मैगजीन, पता नहीं आप लोग के स्टेट में आती है कि नहीं आती है, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आप लोग को, इस तरीके से। ये वाला, ये स्पीडी पब्लिकेशन की है, करंट अफेयर्स ईयरली 2022। ये वाली बुक मैंने आप लोग को शेयर की थी। ये क्या होता है कि ये हर मंथ अपडेटेड आती है। जैसे कि अगर आप अभी इसको खरीदने जाओगे, अभी मार्केट में खरीदने जाओगे, तो इसमें जो अभी अवेलेबल है, अगर आप देखो ये कब से कब तक है, अक्टूबर, एक मिनट सॉरी, ये वाला देखो ना, अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक, ठीक है। और हमने जो करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, और जो मोस्ट प्रोबेबली आपके फेब 2023 के एग्जाम में जो आ सकता है करंट अफेयर्स, वो हम लेके चलेंगे कब से, जनवरी 2022 से लेकर, ठीक है, पूरा आपका जनवरी 2023 तक, यानी कि 31 जनवरी तक का भी हमको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इस मैगजीन के साथ एक क्या है, अच्छी चीज बोलो या खराब चीज बोलो, कि ये मैगजीन जो है वो, जैसे ये अभी इन्होंने कहाँ तक कवर अप किया है, 31 अगस्त तक कवर अप किया है इस मैगजीन में। तो अभी एक मैगजीन हो सके तो परचेज कर लो, और ये हर महीने पब्लिश होती है, तो उसमें हर महीने का डाटा अपडेट होता है, ठीक है। और अभी एक अभी परचेज कर लो, ऑनलाइन मिलती हो, या आपके जो भी आपका सिटी है, सिटी में जो भी आपका पर्टिकुलर कोई जगह होगी जहाँ मैगजीन्स और किताबें मिलती होंगी, क्योंकि आपका जो मुझे स्टेट बता रहे हो वहां से ये स्टेट पास, क्योंकि ये पब्लिकेशन जो है बिहार का पब्लिकेशन है, और जब हमारे यहाँ उत्तराखंड तक में ये मैगजीन यहाँ आ सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके यहाँ भी ये मैगजीन आती होगी, आपके स्टेट में, आपके शहर में। तो अभी एक परचेज कर लो, और उसके बाद आखिरी जो परचेज करना, वो करना आप लोग दिसंबर में, सॉरी जनवरी में, क्योंकि जब जनवरी में मैगजीन आएगी, अराउंड 10 या 12 जनवरी के आसपास आएगी, तो उसमें पूरा 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स अपडेटेड दे रखा होगा, यानी कि अभी के अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का भी करंट अफेयर्स दे रखा होगा। तो बस आप इतना कर लो कि इस मैगजीन को एक तरफ से अपना परचेज करो, और जनवरी से शुरुआत करना पढ़ने की, और पूरा अभी तक सितंबर तक का इसमें पढ़ना शुरू करो। दूसरा, इस मैगजीन में एक और अच्छी चीज क्या है, कि इसमें पीछे आपके एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और एक एक मतलब अप्रोक्स इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है वो 811 है। तो आप एक तो जो इसके फैक्ट्स लिखे हुए हैं, वन लाइन स्टेटमेंट, वो पढ़ना, और उसके बाद जो ये 811 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर पीछे दे रखे हैं, इनको क्या करना, सॉर्ट आउट करना। तो एक जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट, क्योंकि जो मैं कैलकुलेट कर रहा था आपके पेपर में, आउट ऑफ 120 लगभग करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, लगभग 15 टू 18 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये 15 टू 18 क्वेश्चन जो है, उसमें स्पेस साइंस के होंगे, आपके स्पोर्ट्स के होंगे, नेशनल इंटरनेशनल होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होंगी, वो सारा इस मैगजीन में लगभग लगभग कह सकते हो कि 60 to 70% इस मैगजीन में कवर अप हो रहा है। जितना बाकी का 30% करंट अफेयर्स बचेगा, वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में तौर पे जो है वो आपको मैं हर महीने के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक हम पूरे साल का आपको पीडीएफ दें। इतना समझ में आ गया सरकार, नौशी? ठीक है, तो ये यस यस सर। इस मैगजीन को प्लीज सर। जितनी जल्दी हो सके परचेज करो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और लूसेंट की एक बुक मैंने इसलिए बोली आप लोगों को, कि जब मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा पॉलिटी, तो एटलीस्ट आपके पास भी एक डेटा पास होना चाहिए, जिसमें एक एक आर्टिकल होते हैं वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो है आज जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले पहले मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और पॉलिटी के बाद फिर मैं आप लोगों को ये जो फिजिक्स है वो पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री। आप लोगों ने लास्ट टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री कब पढ़ी थी? 11th 12th में था आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के? यस सर, 11th 12th में थे, और मेरे यस बीएससी सर। में भी केमिस्ट्री सब्सिडियरी थी। ठीक है, बढ़िया। तो मतलब कि केमिस्ट्री का आप लोग के साथ कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब चैलेंजिंग नहीं है। तो जो चैलेंजिंग चीज है वो बायो मेरे ख्याल से होगी दोनों के लिए। नहीं, बायोलॉजी मेरे पास थी 12th तक। अच्छा, ठीक, बढ़िया, बायो भी है आपके पास। सरकार आपके पास बायो थी 12th तक? नहीं सर, 12th तक नहीं थी, 10th नहीं, तक 10th बायोलॉजी पढ़ी थी, 12th ठीक, में। ठीक। तो क्या कहते हैं, नौशीन, आपने पेपर देखा था 2022 का, और उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे आपने कुछ, मतलब पिछले साल का? सर, अभी रिसेंटली तो देखे नहीं है, हाँ, लाइक
बेसिक लेवल थे सर, लाइक व्हाट हाँ, इज द लाइट वही लाइट जैसे गैस। एसपीडीएफ शेल क्या होते हैं, केएलएफ क्या होते हैं, एटॉमिक जी, नंबर हो गया, मास नंबर बहुत ही हो गया। बेसिक थे। हाँ, बेसिक था। तो ये मैं ये चाह रहा हूँ कि आप में से जिनको के पास ये अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आउट ऑफ 120 जो आपका फिजिक्स हो गया और जो आपका केमिस्ट्री हो गया और आपका क्या हो गया, सीधा बॉटनी और जूलॉजी। तो अगर मैं बोलूँ तो ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और एक और रख लेते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट भी उससे रिलेटेड आपस का होता है, इन्वायरमेंट आपका जो है 5, ये ही लगभग 40 to 50 क्वेश्चन तो यही दोनों मिलाकर आ रहे हैं। और जैसे कि आपको मेरे ख्याल से दोनों को पता ही होगा कि ये पहला पेपर अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल मेरिट में जुड़ते हैं। तो बहुत जो मेरिट होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। इस साल भी मेरे काफी बच्चे जो है जीएस में क्वालिफाई तो कर गए थे, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनी तो उनमें जीएस के नंबर 10, किसी के 10 नंबर से रह गया, कोई 15 नंबर से, कोई 5 नंबर से। तो इस पेपर को इतने हल्के में मत लेना। तो ये जो चीजें हैं ना, फिर अपने लेवल से इसको खत्म करना शुरू करो, क्योंकि ये सब आपके यूज टू है, 10th क्लास तक का है, तो जल्दी कर लोगे। मैं एक बार बस आपको इसका रिवीजन करा दूंगा फटाफट कि हमारा ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलो फिर हम लोग पॉलिटी शुरू करते हैं आज से, क्योंकि पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। पॉलिटी है, फिर उसके बाद हिस्ट्री है ना, ये सब चीजें मैं शुरू करूंगा। चलो हेडिंग डाल दो, इंडियन पॉलिटी, राइट इट डाउन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं, इंडियन पॉलिटी कह लीजिए या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। तो देखो, इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं वो दो पार्ट होते हैं। किसी भी बुक में जाओगे या कोई भी टीचर आपको पढ़ाना शुरू करेगा तो देयर आर 2 पार्ट्स, वो आपको समझना जरूरी भी है। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि द हाउ द योर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द एरा ऑफ द ब्रिटिश पीरियड, ठीक। और सेकंड पार्ट जो है वो सीधे हम लोग क्या पढ़ते हैं, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टुडे वी डायरेक्टली स्टडी व्हाट, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, शेड्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी क्या होती है, वो सब हम चीजें पढ़ते हैं। तो ये सेकंड पार्ट आपका है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो आपका जनरल स्टडीज है, या जो जो इसमें डेटा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन द ब्रिटिश इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने सुना हो तो अच्छी बात है, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सुना है सरकार, ये अगर पेपर दिया था आपने तो सुना होगा, पढ़ा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। यस सर। देन उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, नौशान ये वर्ड सुने आपने, पिट्स यस सर, इंडिया, सुने। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट। देन उसके बाद आपके चार्टर एक्ट, हमारे यहाँ इंडिया में जो है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में, जब भी मैं ब्रिटिश इंडिया बोलूंगा तो आपको 1947 से पहले का सोचना है, ठीक है, इसलिए मैं वर्ड ब्रिटिश इंडिया बोलता हूँ। तो हमारे यहाँ क्या था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया दे इंट्रोड्यूस 4 चार्टर एक्ट आफ्टर द गैप ऑफ 20 ठीक है। देन उसके बाद आपका मिंटो मॉल रिफॉर्म 1909, देन उसके बाद चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, इनसे मिला के आपका क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक। अब मैं अगर इस पोर्शन की बात करूं, क्योंकि ये बहुत लेंदी पोर्शन है, हम लोग जो है खास तौर पे इसको अपने यहाँ सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, सीएससी की, यानी कि जिसको आप लोग आम भाषा में आईएएस बोलते हो, उनको पढ़ाते हैं, या फिर जो आईएफएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और आईएएस का प्रीलिम्स जो होता है वो कॉमन होता है। तो उनके उनके एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में काफी पोर्शन यहाँ से आ जाता है, मतलब दे विल आस्क अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, और ये बहुत लेंदी भी है। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो अभी करंटली मुझे याद नहीं आ रहा है कि जो जितनी बार भी अब तक आपके एग्जाम हुए उसमें कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट जो ब्रिटिश इंडिया में बना था वो किस एक्ट के थ्रू बना था। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको इससे दिखा दूंगा, बहुत डिटेल हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करें जो ये प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पूछते हैं वो, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, और यहीं से मेन तौर पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा पॉलिटी से आपका बनना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग शुरुआत करें तो जैसे कि आप मैप में अपने देख रहे होगे, इमेज दोनों को आ गई ना, कई बार मुझे लगता है कि मैंने इमेज चेंज किया है, दोनों को इमेज दिख रही है ना। यस सर, आ रही, आ रही। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है, ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो बिफोर 1947, ठीक। यूनाइटेड इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिला के क्या था आपका, ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर आप देखो तो यूल फाइंड व्हाट,
जो ये पोर्शन है ये आपका ब्रिटिश इंडिया का पोर्शन है, और बाकी जो आपके हैं वो इसमें आपको क्या देखेंगे, यू विल फाइंड द प्रिंसली स्टेट्स। और ये आज हमारा यूनाइटेड इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया जो है हमारा 1947 का है। ठीक, एक चीज तो ये, एक थोड़ा मैप कंपेयर कराने के लिए, पहले कैसे थे हम लोग और अभी कैसे पहुंचे। देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम लोग किस में जाएंगे कि हाउ योर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो कैबिनेट मिशन, राइट इट डाउन हेडिंग कैबिनेट मिशन। जो आप ये थर्ड हेडिंग देख रहे हो, इसको हेडिंग डालना कैबिनेट मिशन, और उसके आगे लिखो 1946, कैबिनेट मिशन 1946, 1946। ठीक है, चलो अब इसमें सीधा मैं पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं कि जिससे आप लिंकअप कर सको। हुआ ये कि 1945 में आपके वर्ल्ड में दो इंसिडेंट्स हुए, बहुत मेजर इंसिडेंट्स हुए दो। पहला तो इंसिडेंट ये हुआ 1945 में कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज बीन एंडेड। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टेन्योर क्या था, 1939 टू व्हाट 1945। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टेन्योर था। और आप दोनों में से किसी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टेन्योर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई आपकी, फर्स्ट किसी को पता है टेन्योर? सर डेट याद नहीं मुझे। डेट याद नहीं, कोई बात नहीं। 1914 से लेकर 1918। हाँ उधर कुछ आप बोल रहे थे उज्जैन? ठीक है, 1914 टू 1918। ठीक, तो ये लिखते भी जाओ साथ में अगर नहीं पता है तो, क्योंकि देखो जो मुझे जीएस में याद आता जाएगा मिसलेनियस चीजें वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो हो सकता है कि दोबारा मैं वो रिपीट ना कर पाऊँ। तो इट इज योर ड्यूटी कि जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है अपने एक्सपीरियंस से, प्लीज उसको लिखते जाओ। मैं बार बार उस चीज को बोलूंगा नहीं कि इसको जॉट डाउन कर लो, इसको जॉट डाउन कर लो। हाँ थोड़ा मैं धीरे बोल दूंगा कि आप लोग लिख सको, ठीक है, लेकिन लिखना जरूर, काफी चीजें मैं बताता जाऊंगा जो मुझे याद आती है। ठीक, तो हम लोग वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं कि 1945 में पहला जो है आपका वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो खत्म हुआ। सेकंड जो इंसिडेंट आपका हुआ दैट इज कि ब्रिटेन में, अच्छा यहीं से मुझे एक चीज बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूके एंड ब्रिटेन। और ये एक ही चीज है, ये वर्ड दोनों आपने सुना होंगे। यूके और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है, किसी को बताओ तो? सर यूके में 3-4 कंट्रीज इंक्लूडेड होते हैं, मतलब ठीक है, बढ़िया। नॉर्दर्न हाँ, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटिश आइलैंड्स एंड वेल्स। कुछ वेल्स। हाँ, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। यूके हाँ, यूके में फिर चार वो कंट्रीज। टोटल यूके बोलते हाँ, चार कंट्रीज हो गई। पहला आपका हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड आपका हो गया, फिर उसके बाद स्कॉटलैंड आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका वेल्स हो गया, और फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन बोल लो या ब्रिटेन बोल लो, ये आपका हो गया। ठीक है, जिसने हमारे ऊपर रूल किया। तो चार कंट्रियों का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, नौशीन लिख लिया साथ में अगर छूटा हो? ठीक है, तो दिस लिख इज ली। अ ग्रुप ऑफ द फोर कंट्रीज। तो हमारे ऊपर जिसने रूल किया था वो ब्रिटेन ने किया था। तो हुआ ये कि 1945 में आपके ब्रिटेन में क्या हुए, जनरल इलेक्शंस हुए। वहां पे एज यूजुअल जैसे हमारे यहाँ प्रोसेस है कि भाई प्रेसिडेंट सिंबॉलिक हेड होता है, वहां पर भी क्वीन क्या होती है, सिंबॉलिक हेड होती है। लेकिन एक्चुअल में वहां पर भी डेमोक्रेसी जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो जैसे वहां पे क्वीन जो है सिंबॉलिक हेड होती है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिंबॉलिक हेड होता है, लेकिन रियल पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैंड्स में होती है। तो वहां पर अंडर 1945 अंडर दिस स्ट्रक्चर वहां पे जनरल इलेक्शंस हुए, और वहां पर जनरल आफ्टर द जनरल इलेक्शंस आपकी लेबर पार्टी जो है वो जीत के आई, मतलब ही गॉट द मेजोरिटी, दैट पार्टी गॉट द मेजोरिटी, लेबर पार्टी। एंड लेबर पार्टी जो थी वाज अंडर द व्हाट, क्लेमेंट एटली। ठीक है, दैट पार्टी इज व्हाट अंडर द क्लेमेंट एटली, उनके अंडर में ये इलेक्शंस हुए थे। एंड और वही हुआ कि जब लेबर पार्टी मेजोरिटी में आई, जो रूल होता है कि जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आती है फिर वो इलेक्शन फाइट करती है, मतलब सॉरी उसका जो कैंडिडेट होता है, लीडर होता है, दैट बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट, ब्रिटेन। तो व्हेन क्लेमेंट एटली बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर, ही डिक्लेयर्स कि भाई हम वी फील कि इंडिया को जितनी जल्दी हो सके हम लोग क्या कर दें, उसको लिबर्टी दें, उसको फ्रीडम दें। और इसके लिए उन्होंने क्या सेटअप किया, कैबिनेट मिशन स्टार्टअप किया। ठीक है, तो अब यहां पर जो आपने लिखा है कैबिनेट मिशन 1946, उसमें पहला पॉइंट बना के लिख दो कि पीएम क्लेमेंट एटली स्टैब्लिश, पीएम
Clement Attlee established cabinet mission in 1946, या लिखो in March 1946, कई बार ईयर पूछ लेते हैं, in March 1946 and the members were, कौन कौन मेंबर थे इसके, and the members were, क्योंकि वो चाहते थे कि वह भारत को जितनी जल्दी हो सके आजाद करें, फिर उसके लिए एक फॉर्मेलिटी थी पूरी, वो सब पूरा करना जरूरी था। एंड दी मेंबर्स वर, तो इसके सारे मेंबर्स के नाम लिखो, मैं तीनों मेंबर्स के नाम आपको बोल देता हूँ। सबसे पहला लिखो स्टैफर्ड क्रिप्स, सबसे पहला जो मेंबर था स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स तो फर्स्ट मेंबर। फिर सेकंड मेंबर लिखो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। एंड थर्ड मेंबर जो थे ए वी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ए वी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड आपके थर्ड मेंबर ए वी अलेक्जेंडर, क्लियर, ए वी अलेक्जेंडर, ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए आपके, देन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गए एंड थर्ड मेंबर आपके ए वी अलेक्जेंडर हो गए। तो दीज आर द 3 मेंबर्स ऑफ द व्हाट कैबिनेट मिशन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, एमसीक्यू में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो ये तीनों नाम जो है वो आपको याद रखने जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है दोनों को? प्रकाश, नौशीन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, ऑन, अगला पॉइंट बना के लिखो, क्योंकि बहुत मैंने देखा है पर्टिकुलर डेट भी पूछ लेते हैं ये लोग, तो राइट इट डाउन। ऑन 24 मार्च 1946, 24 March 1946, this cabinet mission landed in Delhi, भाई ये दिल्ली पहुंचा, ठीक है, this cabinet mission landed in Delhi, ठीक है, landed in Delhi। और एक लास्ट पॉइंट लिखो कैबिनेट मिशन के बारे में, they will ask you this question, the main objective of this mission, or you can write it full, the main objective of this cabinet mission, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों भारत ये भेजा गया बाय द ब्रिटिश पीएम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैबिनेट मिशन वर, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। आपको ये मान के इमेजिन करके चलना है कि सर क्लेमेंट एटली, द पीएम ऑफ ब्रिटेन ऑन दैट टाइम, उन्होंने ये डिसाइड कर चुके थे कि भारत को वो आजाद करना है, ठीक है। लेकिन आजादी का मतलब, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि रातों रात विद इन अ नाइट सारा ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से भाग जाए और फिर हमको ऐसे ही बेहाल छोड़ दें, ठीक है। हमेशा कभी भी जब भी एक चीजें होती हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है। तो ये बिल्कुल स्टेप वाइज तरीके से एक जो प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर होता है कि भाई जब ब्रिटेन यहाँ से जाएंगे या ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे तो किसको ट्रांसफर ऑफ पावर करके जाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई इसके लिए हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें स्ट्रक्चर वैसी होगा जैसे कि स्ट्रक्चर होते हैं कि पीएम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, उसी को तो वो टेक ओवर करके जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन का क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव देखो आपका, सेकंड वो लिखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ, या क्रिएशन लिख लो, या स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ये आप वर्ड देख रहे हो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर हम ये सोच चुके थे, हम इंडियंस उस समय के, कि भाई हमारी जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट होगी वो किस लॉ के अकॉर्डिंग या किस रूल्स के अकॉर्डिंग वो करेगी, रूल करेगी इंडिया पर। तो भाई ये बात तय थी कि ना तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे तो मोनार्ची तो होगी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट अगेन मोनार्ची। मोनार्ची तो पता ही है ना दोनों को, सरकार मशीन, मोनार्ची का मतलब तो पता है ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो मोनार्ची तो होगी नहीं कि भाई जो उसके पहले थी हमारे यहाँ मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत से पहले मोहम्मद गौरी गजनवी, उससे भी पहले गुप्ता डायनेस्टी से पहले मौर्यन थे, तो वो तो होगी नहीं। हम लोग क्या अडॉप्ट करेंगे, डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग बात पहले ही तय कर चुके थे।
तो डेमोक्रेसी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करे, इसके लिए कैबिनेट मिशन ने क्या क्रिएट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया। तो बस ये दो ऑब्जेक्टिव आपको रट्टा मार के जाना है। अब जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो बनता है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज द रियल पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही है, और अगर आप ये वाली पिक्चर को देखें तो ये क्या है, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर आप इनको देखें, पहचान रहे होंगे ये कौन है, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है उन्होंने पीएचडी किसमें की थी? एमबीबीएस के डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे, या किसी और चीज में पीएचडी की थी? अगर आप मुझे बता सके तो। सर लॉ लॉ में? गलत आंसर, में किए। नहीं की थी। यही तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। नौशीन, एनी आइडिया उन्होंने पीएचडी किसमें की थी? कोई गेस? मुझे लॉ याद। लॉ आ रहा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। लॉ तो बाद में किया उन्होंने, पहले ये एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, तो बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी के थे। दूसरा क्वेश्चन एक बड़ा आता है जो मैं आज सुबह से अलग अलग बैचों से पूछ रहा था, क्योंकि सब जगह मैंने पॉलिटी लगभग शुरू किया है। तो डॉक्टर अंबेडकर का वो क्या था, बर्थ प्लेस, जगह कौन सा था, स्टेट, अगर आपसे स्टेट पूछा जाए। और ऐसी आपके सुभाष चंद्र बोस का कौन बताएगा मुझे? सर सुभाष चंद्र बोस तो उड़ीसा में हाँ पैदा हुए उड़ीसा, थे। ठीक, बड़ा कटक। और इनका कहाँ का था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का? इनका था आपका महाराष्ट्र। माहू, माहू नियर इंदौर, यानी कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, एमपी। ठीक है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र को टच करता है वो जो माहू इनका जगह है, इसलिए कई बार महाराष्ट्र लोग टिक करके आते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो मैं आपको बता रहा लिखा हो जो था। ठीक है, नौशीन आपको ये पता था सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस का कटक उड़ीसा, या आप वेस्ट बंगाल सोच रहे थे? नो सर। अच्छा, नहीं वही ना, फिर तो इसलिए मैं बोल रहा तुक्के कभी मत मारना एग्जाम में, ध्यान रखना। अभी वो स्टडी भी आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये हमारा जूम का ना अनपेड वर्जन है, तो आफ्टर 40 मिनट्स जो है ये ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो मैं तुरंत 2-3 मिनट के अंदर दोबारा लिंक भेजूंगा, तो वो आगे भी ब्रेकअप हो जाएगा, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात अब, क्योंकि 1 मिनट रह गया है। आप लोग की स्क्रीन पे कुछ आ गया लिखा हुआ है 1 मिनट लेफ्ट, लेस देन 1 मिनट? आपकी स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा सर, है? लिखा तो नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं सर, अभी तो तक। एक बता दिया मैंने, रिमाइंडर बता दिया कि उससे ब्रेकअप अपने आप हो जाएगा, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा। अच्छा, वापस हम आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एक मिनट, जो पर्टिकुलर स्लाइड है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब हेडिंग डालना कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें लिखो, सीधा पॉइंट वाइज करेंगे हम लोग। टोटल मेंबर्स,